सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ और मस्त हों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ये दक्षिण भारत में हम लोग संगम वंश देखेंगे और चोल वंश देखेंगे और पल्लव वंश देखेंगे। तो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण तथ्य शुरू करते हैं। संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु पंचतीढ़ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मतलब गंधर्व विवाह को पंचतीढ़ कहा गया है। अगला पॉइंट देखिए, संगम युग में समुद्र पतन बंदरगाह पोहार कावेरी पत्तनम था। तो संगम युग में प्रमुख समुद्र पतन बंदरगाह पोहार कावेरी पत्तनम था। अगला देखिए, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी उरैयूर एवं अर्काट थी। नेक्स्ट देखिए, संगम युगीन राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का जो है अभ्युदय हुआ था। तो संगम युगीन राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ था। अगला पॉइंट देखिएगा, चोलों का राज्य पेनार और दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच में स्थित था। तो चोलों का जो राज्य है वो पेनार और दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच में स्थित था। अगला पॉइंट देखते हैं, चेल राज की राजधानी वांजी या करुयूर थी और इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो टोंडी थी। तो चेल राज की राजधानी वांजी या करुयूर थी और द्वितीय राजधानी टोंडी थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पांड्य राज की राजधानी मदुरई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पांड्य राज की जो तटीय राजधानी थी कोरकई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पत्नी पूजा को तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट देखिए, चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुटवन था और इसको लाल या भला चेर भी कहा जाता है। तो चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुटवन था, इसको लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता था। अगला पॉइंट देखिएगा, चेर राज में पत्नी पूजा कन्गी पूजा की शुरुआत सेनगुटवन ने किया था। नेक्स्ट देखिए, शिल्पाधिकारम का लेखक इलनागो अडिगल था। नेक्स्ट देखिए, मणिमेखलाई का लेखक शीतलय सतनार था। जीवक चिंतामणि का लेखक तुर्कदेवर था। अहनानूर का रचनाकार रुद्र शर्मन था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तमिल रचना शिल्पाधिकारम में पतिव्रता पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है।
तो तमिल रचना शिल्पाधिकारम में पतिव्रता पत्नी भक्ति और पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है। अगला देखते हैं कोरल। कोरल का रचयिता तिरुवल्लुवर था। अगला देखते हैं दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रमण्यम, इसे बेलन भी कहते थे, जो उसका दूसरा नाम था। तो दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रमण्यम या फिर बेलन था। अगला देखते हैं दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तमिल विद्वान नक्कीरर ने की थी। अगला देखते हैं तमिल कवियों में तीसरे संगम की पीठ या आयोजन मदुरै या मदुरा में हुआ था। अगला देखते हैं दक्षिण भारत में आयोजित प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। तो दक्षिण भारत में आयोजित प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। अगला देखते हैं तमिल कवियों के दूसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम या अलवाई में हुआ था। तो दूसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम अलवाई में हुआ था। नेक्स्ट देखिए संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था। तो जो भी संगम साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया था। अगला देखिए तोल्कापियम की जो विषय वस्तु है, तोल्कापियम की विषय वस्तु व्याकरण व कविता है। तो तोल्कापियम की विषय वस्तु व्याकरण व कविता है, या तोल्कापियम जो है व्याकरण ग्रंथ था। अगला देखते हैं प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ तोल्कापियम है। तो प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ जो है तोल्कापियम है। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ तोल्कापियम है। तो जो दूसरी संगम हुई थी तो उसका जो कपाटपुरम अलवाई में, तो उसका जो एकमात्र जो उपलब्ध ग्रंथ है वह तोल्कापियम है। अगला देखते हैं तोल्कापियम ग्रंथ की रचना तोल्कापियर ने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी पूछा जाता है तोल्कापियम ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो तोल्कापियर ने की थी। और तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तो व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। देखिए राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था। अगला देखिए राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेत को बनाया था। अगला देखिए राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ का आयोजन किया था, और जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। तो राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। अगला देखते हैं राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ
अपने बाएं हाथ की अंगुली को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ अपने बाएं हाथ की अंगुली को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। अगला देखते हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अगला देखते हैं। राष्ट्रकूट बादामी के चालुकों के सामंत थे। तो राष्ट्रकूट बादामी के चालुकों के सामंत थे। अगला देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। अगला देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध जो एकास्मक जो कैलाश मंदिर है, प्रसिद्ध एकास्मिक कैलाश मंदिर, ये एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम था। तो दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम था। नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध, हिंदू, जैन गुफाएं हैं। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध, हिंदू, जैन गुफाएं हैं, तीनों धर्म से संबंधित हैं और इनका क्रम भी यही है, पहले बौद्ध मिलती हैं, फिर हिंदू और उसके बाद में जैन। अगला देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना और एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी। तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी। लेकिन दक्षिण में जो चोलों का वास्तविक संस्थापक था वो परांतक था। विजयालय ने चोल वंश को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। अगला देखते हैं। गंगैकोंड की उपाधि राजेंद्र चोल ने धारण की थी। तो गंगैकोंड की उपाधि राजेंद्र चोल ने धारण की थी। अगला देखते हैं। चोल गंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला देखते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम
रखा था। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला। राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया था। अगला देखते हैं। राजेंद्र प्रथम की गंगा घाटी अभियान का विवरण तिरुवालगांडू ताम्र पत्र में मिलता है। तो राजेंद्र प्रथम के गंगा घाटी अभियान का विवरण तिरुवालंगाडू ताम्रपत्र में मिलता है। अगला देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत मतलब गंगा घाटी पर आक्रमण किया था। अगला देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंड चोलपुरम राजधानी की स्थापना की थी और गंगम एक तालाब का निर्माण भी राजधानी के निकट करवाया था। अगला देखिए। राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। अगला देखिए। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका को जीत लिया था और वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज ले आया था, जहाँ जो है 12 वर्ष तक बंदी रहा। उसके बाद जो उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। अगला देखते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने चीन में 2 बार अपना व्यापारिक दूतमंडल भेजा था। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था। अगला देखते हैं। चोल शासकों में राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग प्रथम ने चीन में अपने व्यापारी दूतमंडल भेजे थे। तो चोल शासकों में राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम जिन्होंने 2 बार भेजा, कुलोतुंग प्रथम ने भेजा। तो ये चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजने वाले शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं। चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य तंजौर स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य तंजौर स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं। चोल राजाओं के शासनकाल में उर समान ग्राम सभा होती थी। तो चोल राजाओं के शासनकाल में उर समान ग्राम सभा होती थी। अगला देखते हैं। चोलों के समय में उर की कार्यकारिणी समिति को आलुंगड़म कहा जाता था। तो चोलों के समय में उर की कार्यकारिणी समिति को आलुंगड़म कहा जाता था। अगला देखते हैं। सभा या महासभा गांव के विद्वान ब्राह्मणों की सभा होती थी। सभा या महासभा गांव के विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। अगला देखते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, नगरम कहलाती थी।
तो चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी नगरम कहलाती थी। अगला देखते हैं, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम ये विदेशी विभाग से संबंधित था। तो चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम विदेशी संबंध विभाग से संबंधित था। अगला देखते हैं, चोल शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था धनुष में बाघ था। तो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह कार्प मतलब एक प्रकार की मछली थी। तो पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह कार्प एक प्रकार की मछली थी। चेल राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था और चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। अगला देखते हैं, तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच हुआ था। तो तक्कोलम का युद्ध चोल शासक राजादित्य और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के बीच हुआ था। अगला देखते हैं, चोल प्रशासन में पाडिका वल से तात्पर्य ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर था। तो चोल प्रशासन में पाडिका वल से तात्पर्य ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर था। अगला देखते हैं, चोल काल में राजस्व अधिकारी को वारिट पपो गक्का तो वारिट पपोता गक्का होता था। तो चोल काल में राजस्व अधिकारी वारिट पपोता गक्का होता था। बहुत कठिन भाई नाम है दक्षिण भारत संगम चोल काल के। अगला देखते हैं, राजस्व विभाग की पंजिका को वरित पोग कड़क कहा जाता था। तो राजस्व विभाग की पंजिका को वरित पोग कड़क कहा जाता था। अगला देखते हैं, चोल काल में महासभा को पेरुगुर्री, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल, समिति के सदस्यों को वारिये पेरुमक्कल कहा जाता था। तो चोल काल में सभा को पेरुगुर्री, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्यों को वारिये पेरुमक्कल कहा जाता था। अगला देखिए, चोल काल में राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा ओलय नामक पदाधिकारी तैयार करता था। तो चोल काल में राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा ओलय नामक पदाधिकारी तैयार करता था। नेक्स्ट देखते हैं, चोल काल में बेटी, तो बेटी से तात्पर्य बेगार था। बेटी एक प्रकार का बेगार था जिसे सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया जाता था। तो जो भी सार्वजनिक कार्य होते थे उसमें किसी भी व्यक्ति से काम लिया जा सकता था, है ना। बेगार के रूप में उसका कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। तो बेटी क्या था, बेगार था। अगला देखते हैं, चोल शासक राजराज प्रथम ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। अगला देखते हैं,
राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं। बहु राजस्व के निर्धारण के लिए राजराज प्रथम ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था। तो भू राजस्व के निर्धारण के लिए राजराज प्रथम ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था। अगला देखते हैं। चोल प्रशासन की विशेषता स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन था। तो चोल प्रशासन की विशेषता स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन था। नेक्स्ट, चोल राजवंश अपनी ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल राजवंश अपनी ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई नगरम व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। तो चोलकालीन प्रशासनिक इकाई नगरम व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। नेक्स्ट देखिए, राजराज प्रथम की माता का नाम वानवन महादेवी था। वानवन महादेवी था। अगला देखिए, चोल राजा राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। तो चोल राजा राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। अगला देखते हैं, चोल शासक राजराज प्रथम ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथमंगलम रखा था। अगला देखिए, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया था। अगला देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। तो चोल शासकों में राजराज प्रथम पहला शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, चोल शासक उत्तम चोल ने पहली चांदी की मुद्रा जारी की थी। तो उत्तम चोल जो है ये पहली चांदी की मुद्रा जारी करने वाला शासक था चोल वंश का। अगला देखते हैं, चोलों के सिक्कों पर मत्स्य, धनुष, चीता का चिन्ह उत्कीर्ण मिलता है। अगला देखते हैं, चोल राज के एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को तनियूर कहा जाता था। तो चोल राज में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को तनियूर कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम कुछ ग्राम समूह होता था। तो चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम कुछ ग्रामों का समूह होता था। नेक्स्ट देखते हैं, चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखते हैं,
चोल काल में तंजौर की प्रसिद्ध नटराज शिव मूर्ति का निर्माण हुआ था। तो चोल काल में तंजौर की प्रसिद्ध नटराज शिव मूर्ति का निर्माण हुआ था। अगला देखते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्री विजय शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। अगला देखते हैं। चोल शासक प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से स्थानीय स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो चोल शासक प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से स्थानीय स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम को सुगंध चोल करों को हटाने वाला की उपाधि मिली थी। सुगंध चोल मतलब करों को हटाने वाला कहा गया है। तो कुलोत्तुंग प्रथम को करों को हटाने वाला की उपाधि मिली थी सुगंध चोल। अगला देखते हैं। चोल शासकों की आय का जो मुख्य साधन था वह भूमि कर था। अगला देखते हैं। चोल काल में उदान समिति को टोटवारियम, स्वर्ण समिति को पोनवारियम कहा जाता था। तो चोल काल में उदान समिति को टोटवारियम, स्वर्ण समिति को पोनवारियम कहा जाता था। अगला देखिए। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। अगला देखिए। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक प्रभागों का सही आरोही क्रम मंडल, कोटम, नाडु होता था। तो चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही आरोही क्रम प्रांत को मंडल को कोटम को नाडु को कुर्रम इस प्रकार से और है ना विभाजित किया गया था। तो मंडल, कोटम, नाडु जो सही क्रम था प्रशासनिक प्रभागों का। अगला देखते हैं। नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो चोड़गंग वंश के थे। अगला देखते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन ग्रंथ में बौद्धों एवं कापालिकों का उल्लेख मिलता है। तो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन में बौद्धों एवं कापालिकों का उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं। पाल वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। तो पाल वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। नेक्स्ट देखते हैं। पल्लवों ने अपने को ब्रह्मा और विष्णु देवता की संतान घोषित किया था। तो पल्लवों ने अपने को ब्रह्मा और विष्णु देवता की संतान घोषित किया था। अगला देखते हैं।
पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो कांची था। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में चित्रित है। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लव रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ नरसिंहवर्मन प्रथम का नाम विशेष रूप से युक्त है। तो महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ नरसिंहवर्मन प्रथम का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण प्रश्न प्रथम, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, इनको ठीक से आप लोग बार बार पढ़ लीजिए। शासक महेंद्रवर्मन प्रथम की उपाधि विचित्र थी। नेक्स्ट देखिए, चालुक और होयसल वंश के जो मंदिर हैं वो बेसर शैली में बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो राजसिंह शैली में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट देखिए, पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष की सेना को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष की सेना को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, या हर्ष की सेना का सामना नर्मदा नदी के तट पर किया था। नेक्स्ट देखिए, चालुक राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किया था। तो चालुक राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किया था, मतलब महिलाओं को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। अगला देखिए, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के मंडप भाग को कहते हैं। तो जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के मंडप भाग को कहते थे। नेक्स्ट देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट देखिए, तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग चोल वंश युग को माना जाता है। तो तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग चोल वंश युग को माना जाता है। तो दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण राजवंश थे, जैसे चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, संगम वंश, तो इस टॉपिकों से जो आए हुए क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन्हें हम लोगों ने पढ़ लिया है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी करिए, कमेंट में अपने सुझाव दिया करिए और साथ में भाई लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।